हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आपका स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। आज के इस वीडियो से हम वापस से अपनी पढ़ाई को रीस्टार्ट करेंगे। गैप मेरी तरफ से हुआ था, उसके लिए सॉरी मैं आप सभी से बोलूंगी। कुछ काम थे, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट वर्क था जिसको मैं नहीं नेग्लेक्ट कर सकती थी और वो 10 से 12 दिन 15 दिन मेरा लेकर चला गया। तो ये जो गैप है इसको फटाफट से हम इसको फिल करेंगे। जितना आपका टाइम वेस्ट हुआ है उसको मैं जल्दी जल्दी कवर करूंगी। आपका 10 से 12 दिन को मैं कवर कर डालूंगी और हम अब वापस से जो स्टार्ट कर रहे हैं इसमें कोई ब्रेक नहीं, सीधा अपना काम करेंगे और अच्छे से अपने सीटेट की प्रिपरेशन को करेंगे। साथ ही साथ मैंने सीटेट की प्रिपरेशन को स्टार्ट किया था। सिर्फ 2 क्लासेस अभी तक आपको देखने को मिली होंगी, क्लास 1 मतलब डे 1 और डे 2, जिसमें डे 1 में हमने क्या किया था, कंपोनेंट्स ऑफ फूड किए थे और हमारी स्ट्रैटेजी क्या थी कि पहले कंटेंट को पूरा क्लियर करना प्लस उसके पीवाईक्यूज देखना, किस तरह से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। वो बहुत मस्ट हो जाता है अगर आपको सीटेट का एग्जाम को क्लियर करना है। कंटेंट पढ़ने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, सिर्फ पीवाईक्यूज करने से काम नहीं चलेगा, दोनों चीजों को साइमल्टेनियसली लेके चलना पड़ेगा, तभी जाकर ये पेपर क्लियर होगा। क्योंकि आपने देखा भी है लास्ट टाइम कि रिजल्ट अच्छा नहीं गया है। तो रिजल्ट को अच्छा करने के लिए कंटेंट प्लस पीवाईक्यूज करना आवश्यक है और बहुत ही ज्यादा ही आप लोग के लिए जरूरी है। ठीक है, तो यही स्ट्रैटेजी हमारी रहेगी जो कि हमने डे 1 और डे 2 में देखी। डे 2 में हमने क्या करा था, अपना फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस किया था और इसके पीवाईक्यूज किए थे। प्लस जितने भी पीवाईक्यूज बचे हुए हैं आपके, वो मैं जैसे जैसे आपको जितने भी ईयर्स के क्वेश्चंस कराऊंगी, जैसे जो सेट्स आए हैं प्रॉपर पूरे पूरे सेट्स हम जब करेंगे तो वो सारे क्वेश्चंस भी आपके कवर में करती चलूंगी। अब जो हमारा डे 3 रहेगा, जिसका आज ये वीडियो है, ये है आपका साउंड चैप्टर। तो साउंड का चैप्टर प्लस इसके पीवाईक्यूज जैसे भी क्वेश्चंस आए हैं इसको हम साथ में करेंगे। और ये सारे आपको कैसा कंटेंट मिल रहा है, आपको पीपीटी के माध्यम से मिल रहा है। तो अब मेरा रूम है, मेरा खुद का बोर्ड है, मैं वापस घर आ चुकी हूँ। तो कुछ चीजें आपको पीपीटी के माध्यम से मिलेंगी, कुछ चीजें आपको यहाँ व्हाइट बोर्ड के माध्यम से मिलेगी। जैसी भी चीजें होंगी आपके सामने वो प्रेजेंट रहेंगी, आपको उस हिसाब से देखना रहेगा। साथ ही साथ आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको सब चीजों का पीडीएफ मिल जाएगा। टाइम टू टाइम आप अगर पूछेंगे भी पीडीएफ, अगर लेट हो जाता है 1-2 दिन, तो आपको वो पीडीएफ मतलब विद इन अ वीक मिल जाएगा। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और सारा कंटेंट यहाँ पर फ्री रहता है। तो इन फ्री कंटेंट का आप फायदा उठाइए। चलिए सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं और साउंड के चैप्टर को हम आज स्टार्ट करते हैं। आपका क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर है, इसको मैंने पीपीटी के माध्यम से पढ़ा रही हूँ मैं। तो इसकी मैं पीपीटी आपसे ये पूरी शेयर भी कर दूंगी तो आपका कंटेंट भी रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास 9th बुक का ये एनसीईआरटी का टॉपिक है। चलिए सबसे पहली स्लाइड पे चलते हैं और इसमें मैंने अटैच किया है क्या, लास्ट में पीवाईक्यूज, तो उसको भी देख लीजिएगा। जो बचेंगे पीवाईक्यूज हम वो भी कंप्लीट कर लेंगे जब हम पीवाईक्यूज अपने अलग से सेशंस में सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं। सबसे पहले साउंड होती क्या है। आपको कोई भी चीज सुनाई दे रही है तो वो क्या है, आवाज है, वो आप सुन पा रहे हैं तो वो क्या है, साउंड है। तो ये कैसे सुन पा रहे हैं, क्योंकि उस आवाज में क्या हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है। वाइब्रेशन का मतलब वो उस आवाज में क्या है, कंपन हो रहा है। तो कोई भी आवाज तब सुनाई देती है जब उसमें क्या होता है, कंपन होता है। अगर कंपन नहीं होगा तो वो चीज सुनाई नहीं देगी, आवाज सुनाई नहीं देगी। ठीक है, तो आपको साउंड सुनाई दे रही है, कैसे सुनाई दे रही है, बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूस। अब वाइब्रेशन किस में होते हैं, ये पार्टिकल्स में। जैसे ये कुछ पार्टिकल्स हैं, इनमें क्या होगा, वाइब्रेशन होगा, कंपन होगा। अब वाइब्रेशन आपका कैसे होता है, टू एंड फ्रो वाइब्रेशन, टू एंड फ्रो वाइब्रेशन। इसका मतलब टू एंड फ्रो, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, इस तरीके से वाइब्रेशन होता है। जो पार्टिकल आपका इधर है वो इधर आ जाएगा, फिर वापस अपनी पोजीशन पे आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा। तो इस तरीके से क्या है, एक वेव के फॉर्म में ये वाइब्रेशंस होते हैं और इसी वजह से हमको साउंड सुनाई देती है। ठीक है, यही सब यहाँ पर लिखा हुआ है, आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहली लाइन क्या बोलती है कि कंपन का अर्थ है किसी वस्तु की एक प्रकार की तीव्र इधर उधर गति। वाइब्रेशन मीन्स अ काइंड ऑफ रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। टू एंड फ्रो मोशन समझ गए, एक बार आगे गया, फिर वापस से पीछे गया, फिर आगे गया, फिर पीछे गया, ये टू एंड फ्रो मोशन होता है कुछ इस तरीके से, जैसे आपने पेंडुलम में देखा होगा। ये पेंडुलम है, लोलक है। तो ये लोलक क्या होता है, इधर आता है और फिर इधर जाता है। तो कैसे होता है, पहले इधर आया, फिर अपनी मीन पोजिशन पे वापस आया, फिर ये इधर गया और फिर यहाँ से यहाँ वापस आ गया।
ठीक, तो ये क्या हो गया, एक तरह से टू एंड फ्रो मोशन की वजह से वाइब्रेशन, जो पार्टिकल्स थे वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स, उन्होंने मोशन किया, टू एंड फ्रो मोशन। ये पूछते हैं एग्जाम में कौन सा मोशन होता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है, और इसकी वजह से क्या है, ध्वनि सुनाई देती है, आवाज सुनाई देती है। ठीक है, इसी तरीके से जो ह्यूमन का वॉइस बॉक्स होता है, ये कैसे वाइब्रेशन, उसकी जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं हमारे गले में, उन वोकल कॉर्ड्स में अगर आप गले पे हाथ भी रखेंगे तो आपको एक कंपन समझ में आएगा, कंपन महसूस होगा। उस कंपन की वजह से क्या है, साउंड प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है, साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। अब साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रही है, जो मैंने इतनी देर से बोला कि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स अगर वाइब्रेट हो रहे हैं ऑब्जेक्ट कोई भी, तो क्या है, साउंड प्रोड्यूस हो रही है। द मैटर और सब्सटेंस थ्रू व्हिच द साउंड इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड द मीडियम। अब ये देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या है, लाउड स्पीकर लगा हुआ है, और लाउड स्पीकर लगे होने से क्या है, यहाँ पर एक ध्वनि क्रिएट हो रही है, ध्वनि हुई, आवाज आई। अब आवाज आई तो इसके बाहर ये पूरा खाली स्थान क्या है, यहाँ पर इसके एयर के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। अब ये जो ध्वनि निकली, तो ये ध्वनि यहाँ से जैसे ही निकली तो ये एयर के पार्टिकल्स को हिट करेगी। अब हिट करेगी तो इसका मतलब ये जो पार्टिकल्स स्टिल पोजिशन पे थे, ये क्या है, वो मोशन में आ जाएंगे, और ये अपना टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट कर देंगे। इसने इनको धक्का दिया, इनका मोशन स्टार्ट हो गया, इसने इसको धक्का दिया। इस तरह से जो टू एंड फ्रो मोशन होते हुए, तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि जो एक मीडियम था, एक जो माध्यम था, उसमें जो पार्टिकल्स प्रेजेंट थे उसमें मोशन आया, पार्टिकल्स में, उनके कणों में मोशन आया, और उसकी वजह से क्या हो गया, आपको आवाज सुनाई दी। ठीक, तो यही सब यहाँ पर लिखा हुआ है। अब द मैटर और सब्सटेंस थ्रू विच द साउंड इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड द मीडियम। ठीक, ध्वनि वस्तुओं के कंपन से उत्पन्न होती है, वह पदार्थ या पदार्थ जिसके माध्यम से ध्वनि संचारित होती है उसे माध्यम कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तरंग एक विक्षोभ है जो किसी माध्यम से तब गति करती है जब माध्यम के कण पड़ोसी कणों को गति प्रदान करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया किस तरह से एक पार्टिकल ने दूसरे पार्टिकल को हिट किया, अब उसकी वजह से ये पार्टिकल क्या है, मोशन में आ जाएगा। अब इस पार्टिकल ने इसको हिट किया, अब जैसे ये हिट कर देगा, पहला दूसरा तीसरा, ऐसे समझेंगे। पहले पार्टिकल ने दूसरे पार्टिकल को हिट किया तो दूसरा पार्टिकल मोशन में आ गया, और पहला पार्टिकल वापस अपने स्थान पर चला गया। फिर दूसरे पार्टिकल ने तीसरे पार्टिकल को हिट किया और फिर वापस स्थान पर चला गया। तो इस तरीके से टू एंड फ्रो मोशन करते हुए एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को हिट करता है, और ये एक तरह से क्या बना लेते हैं, एक डिस्टर्बेंस बना लेते हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देते हैं। और ये क्या डिस्टर्बेंस है, तो वेव एक तरह का डिस्टर्बेंस है जो कि मीडियम में क्या है, चलती रहती है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स जो है, कण जो है, वो एक मोशन में, एक गति में आ जाते हैं, और इस गति के आने के कारण वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं और डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से साउंड जो है वो सुनाई दे रही है। ठीक है, साउंड वेव्स आर कैरेक्टराइज्ड विद द मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन द मीडियम एंड आर कॉल्ड द मैकेनिकल वेव्स। इसीलिए साउंड वेव्स को क्या बोला जाता है, मैकेनिकल वेव्स भी बोला जाता है, यांत्रिक तरंगे भी बोला जाता है। तो ये स्लाइड आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आ जाती है कंप्रेशन एंड रेयरफ्रैक्शन। इसको देखने के लिए सबसे पहले हम जस्ट अ सेकेंड ये देखेंगे इधर। कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन को समझने के लिए इस स्लाइड को देखेंगे। क्या मैं यहाँ पे हो रहा है, जैसे ये स्पीकर लगा हुआ है, स्पीकर से साउंड निकला। अब ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ये जो आपको डॉट 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 दिख रहे हैं, ये क्या है, पार्टिकल्स है। जैसे ही स्पीकर ने साउंड रिलीज करी तो यहाँ से क्या होगा, ये यहाँ पर हिट करेंगे, इस जो साउंड निकली इसने हिट किया किसमें, नियर बाय, जो पास में पार्टिकल्स, जो कण है किसके, हवा के। अब इसकी वजह से क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स हैं सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पास आ गए। ठीक है, और फिर क्या होगा, अब वही बात है कि जैसे ही हिट किया तो ये पार्टिकल्स थे, ये पार्टिकल्स एक साथ हो जाएंगे इकट्ठे। क्यों होंगे इकट्ठे, क्योंकि इसने जब पहले पार्टिकल को हिट किया होगा तो पहले पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को क्या करेगा, एकदम एक्टिवेट कर देगा, क्योंकि ऐसे धक्का देके कि भाई तुम भी जागो, और फिर ये अपनी मेन पोजीशन पे वापस आ जाएगा। तो ये इतनी जल्दी जल्दी होता जाएगा, इतनी जल्दी जल्दी होता जाएगा कि ये सारे पार्टिकल्स आपको एक तरफ से ऐसे इकट्ठे हुए दिखाई देंगे। ठीक है, और जब ये अपनी मेन पोजीशन से मतलब हिट करके वापस मेन पोजीशन पे आ जाएंगे तो आपको इस तरीके से दूर दूर दिखेंगे। तो एक बार क्या होता है, सारे पार्टिकल्स पास आ जाते हैं, और फिर थोड़ा सा क्या होता है कि ये पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं, फिर पास आ जाते हैं। तो ये कंटिन्यूएशन में कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन, कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन की स्थिति बन जाती है। ठीक है,
तो आइए समझते हैं कि संपीड़न और विरलन क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। व्हेन अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट moves forward, it pushes and compresses the air in front of it, creating a region of high pressure। जैसे ही ये मूव करता है, क्या है, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं, वो आगे के जितने भी कण हैं, जो पार्टिकल्स हैं, उनको क्या करते हैं, कंप्रेस कर लेते हैं, और अपने एयर को पूरा कंप्रेस कर लिया, उसकी वजह से हाई प्रेशर क्रिएट हो गया, इसको बोल देते हैं कंप्रेशन या संपीड़न। ठीक है। व्हेन वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स मूव बैकवर्ड, इट क्रिएट्स अ रीजन ऑफ लो प्रेशर कॉल्ड द रेयरफैक्शन। आपको इतना याद रखना है कि जब भी पार्टिकल्स मूव करते हैं तो एक बार कंप्रेशन होता है, और उस कंप्रेशन में क्या होता है, सारे के सारे पार्टिकल्स एक साथ पास पास आ जाते हैं, और जब पार्टिकल्स अपनी पोजीशन पे वापस जाते हैं तो क्या स्थिति हो जाती है, रेयर फ्रैक्शन की स्थिति हो जाती है, जब पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर, और फिर क्या हो जाएंगे, फिर जब कंप्रेशन होगा तो फिर पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, पास पास हो जाएंगे। तो एक बार कंप्रेशन, एक बार रेयर फ्रैक्शन, एक बार कंप्रेशन, फिर रेयर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन। तो इस तरह से आपका वेव का जो है फॉर्मेशन होता रहता है। ठीक है। एज द ऑब्जेक्ट्स मूव बैक एंड फोर्थ रैपिडली, अ सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन इज क्रिएटेड इन द एयर। दिस मेक्स द साउंड वेव्स दैट प्रोपगेट थ्रू द मीडियम। इसी वजह से क्या होता है कि साउंड की जो वेव है, जो आपकी तरंग है, वो क्या होती है, वो आपकी सुनाई, आपको वेव जो है वो प्रोपेगेट होती है आगे, और आपको आवाज जो है वो सुनाई देती है। ठीक है। कंप्रेशन क्या होता है, एक रीजन, ऐसा एरिया जहां पर हाई प्रेशर है, और रेयर फ्रैक्शन क्या होता है, ऐसा एरिया है जहां पर लो प्रेशर है। कंप्रेशन नाम से ही क्लियर है, कंप्रेस हो रही है कोई चीज, मतलब सारी की सारी जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो एक साथ इकट्ठे हो जा रहे हैं। रेयर फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, वो पार्टिकल्स दूर दूर हो जा रहे हैं। ठीक है। चलिए इसको हिंदी में देख लेते हैं एक बार। जब कंपन करने वाली वस्तु पीछे की ओर चलती है तो यह कम दबाव का एक क्षेत्र बनाती है, जिसे रेयर फ्रैक्शन भी कहा जाता है। जैसे जैसे वस्तु तेजी से आगे पीछे होती है, हवा में संपीड़न और विलयन की एक श्रृंखला बन जाती है, जो ध्वनि तरंग तरंग बनाते हैं, जो माध्यम से फैलती है। ठीक है। संपीड़न उच्च दबाव का क्षेत्र होता है, और विलयन विरलन निम्न दबाव का क्षेत्र होता है। ऐसे ही अब बात आ जाती है कि अब साउंड वेव्स, हम इतनी देर से देख रहे हैं कि साउंड क्या है, एक तरह की वेव है, तरंग है। ठीक है। और हम ये भी देख रहे हैं कि साउंड को प्रोड्यूस होने के लिए एक कंपन की आवश्यकता है उसके बीच के पार्टिकल्स में। साथ ही साथ तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से हो जाता है कि साउंड वेव किस तरह की वेव है। तो साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। दो तरह की वेव्स देखने को मिलती हैं, दो तरह की तरंगे होती हैं। एक होती है ट्रांसवर्स वेव, अभी आगे वो भी देखेंगे, और एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है। तो ये दो तरह की तरंग हो गई, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। सिंपल वे में अगर मैं समझाऊं आपको, तो ट्रांसवर्स वेव क्या हो जाती है, जिसमें जो पार्टिकल्स का मोशन, जैसे मान लो ये है, ठीक है, ये एक मेरे पास एक चद्दर है, और ये चद्दर कैसे, रबड़ का समझ लो, रबड़ का एक मेरे पास क्या है, पूरा अच्छे से मैंने इसको स्ट्रेच करके, रबड़ का आपने देखा होगा कि मॉल में, कि रबड़ का ऐसा बड़ा सा एक एरिया सा होता है सर्कल में, और उसके ऊपर लोग जंप करते हैं, तो वो जैसे ही जंप करते हैं वो उतने ही ऊपर पहुंच जाते हैं। तो वही चीज है कि जैसे ही ये मान लो मेरे पास ये पार्टिकल है, और ये पार्टिकल जैसे ही मोशन में आएगा, तो ट्रांसवर्स मोशन कैसे हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। इसका मतलब ट्रांसवर्स में क्या हो जाएगा, जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर नीचे क्या होते हैं, मूव करते हैं। ठीक है। पर लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, लॉन्ग लंबे से समझ में आ सकता है। लॉन्गिट्यूडनल में क्या हो जाएगा, ये मोशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, बैक एंड फोर्थ, आगे और पीछे। ट्रांसवर्स में क्या है, कैसा था, ऊपर नीचे था। लॉन्गिट्यूडनल में कैसे हो जाएगा, आगे पीछे हो जाएगा। ठीक है। बैक एंड फोर्थ हो जाएगा, एक बार आगे एक बार पीछे। तो ये दो तरह की वेव्स आपको पढ़नी है। ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल अगर पूछा जाए तो इसका हो जाता है आपका लाइट। लाइट किसका एग्जाम्पल हो गया, ट्रांसवर्स वेव्स। इसमें क्या है, लाइट किस तरह से ट्रैवल करती है, ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म में, जिसमें आपका ऊपर नीचे पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है। इसी उसमें आपका साउंड क्या है, ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव है, जिसमें कि आपके पार्टिकल्स क्या है, बैक एंड फोर्थ मोशन करते हैं, जैसे कि आपको ऑसिलेटरी मोशन देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि जो साउंड वेव्स है वो ऑसिलेटरी मोशन को मोशन के थ्रू क्या है, वो ट्रैवल करती है। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि साउंड वेव्स क्या है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है एक, ऑसिलेटरी मोशन शो करती है। ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन कैसे था, जो मैंने पिछला बताया था, ये पेंडुलम है, तो एक बार पेंडुलम क्या होगा, दूर जाएगा, फिर वापस आएगा, और फिर इधर जाएगा, तो इसका मतलब बैक एंड फोर्थ मोशन हो रहा है। तो ये साउंड वेव्स में भी इस तरह का ही मोशन होता है, इसलिए इसको ऑसिलेटरी मोशन भी कहा जाता है, जो कि एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं, अब क्या यहाँ पर लिखा हुआ है,
सब कुछ कंटेंट भी आपका पूरा एनसीईआरटी का है, तो आप बिल्कुल देखते जाइएगा, एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, जिससे रिवीजन से क्या है हमको चीजें समझ में आ जाती हैं। अब जैसे यहाँ पर ये देख सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन अ स्लिंग की, तो ये क्या है, इसे स्प्रिंग सी है। अब स्प्रिंग को खींचोगे इधर से तो कुछ इस तरीके से कुछ ऐसा सांप जैसा बन जाता है, ऐसा 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 सा। तो आपको ये एक तरफ क्या, जब सारी स्प्रिंग पास आ गई तो वो कंप्रेशन वाला एरिया है, जब स्प्रिंग दूर है तो वो रेयर फ्रैक्शन वाला एरिया है, फिर कंप्रेशन फिर रेयर फ्रैक्शन, तो यही यहाँ पर दिया हुआ है। एक बार आइए इसको देख लेते हैं। द रीजन वेयर द कॉइल बिकम्स क्लोजर, इसको कंप्रेशन बोलते हैं, और द रीजन वेयर द कॉइल्स आर फर्दर, दूर दूर रहती है, इसको रेयर फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक, तो अब साउंड वेव्स ट्रेवल करती है जिसमें कि कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन होता रहता है, इसीलिए साउंड वेव्स को क्या बोला जाता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी बोला जाता है, जिसमें आपका बैक एंड फोर्थ मोशन देखने को मिलता है। ठीक है, यही चीज हिंदी में भी लिखी है। वे क्षेत्र जहां कुंडलियां अधिक निकट हो जाती हैं उसको संपीड़न कहलाते हैं। वे क्षेत्र जहां कुंडलियां आपकी अधिक दूर हो जाती हैं उसको विरलन बोलते हैं या रेयर फ्रैक्शन बोलते हैं। ध्वनि माध्यम में संपीड़न और विरलन की एक श्रृंखला के रूप में फैली होती है। इन तरंगों में माध्यम में अलग अलग कण विक्षोभ के प्रसार की दिशा को समानांतर एक दिशा में चलते हैं। कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते, बल्कि बस अपने आराम की स्थिति में आसपास आगे पीछे दोलन करते हैं। कुछ इस तरीके से बैक एंड फोर्थ मोशन होता रहता है, जैसे कि पेंडुलम में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बात आ जाती है ट्रांसवर्स वेव्स, जो मैंने अभी आपको बताया था कि ट्रांसवर्स वेव भी हम पढ़ेंगे। तो लाइट आपकी क्या है, आपकी प्रकाश जो है एक अनुप्रस्थ तरंग है, पहली बात। दूसरी बात, ये तरंग कैसी होती है, जिसमें कि पार्टिकल्स ऑसिलेट नहीं करते। ऑसिलेशन होता तो कुछ इस तरीके से होता है ना, तो इसमें पार्टिकल्स ऑसिलेट नहीं करते हैं। तो फिर क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, वेव का प्रोपोगेशन जो होता है वो अप एंड डाउन होता है। जैसे ये आपकी लाइन है तो वेव का प्रोपोगेशन अप एंड डाउन इस तरीके से होगा। ठीक है, thus a transverse wave is one in which the individual particles of the medium move about their mean position in the direction perpendicular to the direction of the wave of propagation। जिस डायरेक्शन में मान लो इधर वेव प्रोपेगेट हो रही है, बढ़ रही है, तो ये क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप एंड डाउन का मोशन इसमें शो कर रहा होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हिंदी में। अनुप्रस्थ तरंग में कण तरंग प्रसार की दिशा में दोलन नहीं करते हैं, बल्कि तरंग के चलते समय अपनी मध्यम स्थिति के आसपास ऊपर और नीचे दोलन करते हैं। इस प्रकार एक अनुप्रस्थ तरंग वह है जिसमें माध्यम के अलग अलग कण तरंग प्रसार की दिशा में लंबवत दिशा में अपनी औसत स्थिति के बारे में चलते हैं। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा, इजी है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव हमें पढ़ना है, तो ध्वनि तरंग की विशेषताएं, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन हम देख चुके हैं। आइए एक बार जल्दी से इसको सम अप कर लेते हैं। कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन होता क्या है। कंप्रेशन वो एरिया जहां पर सारे पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, क्राउडेड, एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, ऐसा रीजन है जहां पर आपको डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम देखने को मिलती है, जहां पर प्रेशर भी क्या होता है, दाब भी क्या होता है, आपको घनत्व भी ज्यादा होता है और आपका दाब भी क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो कर्व का अगर मैं कर्व बनाऊं, यहाँ पर ग्राफ बनाऊं, तो कंप्रेशन कौन सा एरिया हो जाता है, ये दो आपको इस ऊपर और नीचे देखने होते हैं। अगर यहाँ पर ग्राफ में मैं आपको समझाऊं, तो ये आप देख सकते हैं, ये ग्राफ है, तो ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, ये ऊपर वाला एरिया क्या हो जाएगा आपका, ये कंप्रेशन हो जाएगा, और नीचे वाला आपका रेयर फ्रैक्शन हो जाएगा। इसीलिए ऊपर वाले को क्या बोल देते हैं, ऊपर वाले को क्रेस्ट बोलते हैं और नीचे वाले को ट्रफ बोलते हैं। ठीक है, ट्रफ। A peak is called the crest and the valley is called the trough of the wave। ठीक है, the rare fraction are the region of low pressure where the particles are spread apart and are represented by the valley। इतना समझ गए ना कि ये आपको ग्राफ है, तो ये ऊपर वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, कंप्रेशन, इसी को बोल देते हैं क्रेस्ट, और नीचे वाला एरिया क्या हो जाएगा, रेयर फ्रैक्शन, इसी को बोल देते हैं ट्रफ। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब बात आ जाती है वेवलेंथ। तो एक इंपॉर्टेंट कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे कि कंप्रेशन क्या है, रेयर फ्रैक्शन क्या है। अब वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ क्या होता है, जैसे अगर मैं आपसे ये ग्राफ बनाऊं वापस से, तो ये आपका क्या हो गया, ये इस तरीके से आपकी वेव्स जो है वो मोशन में आई। अब यहां से लेके अगर इसको मैं चेंज करके आपको दिखाती हूँ तो ज्यादा समझ में आएगा। यहां से वेव स्टार्ट हुई, यहां से हुई, नीचे गई और यहां पर जाकर एंड हुई। तो अगर एक वेव की मैं बात करूं तो यहां से स्टार्ट हो रही है और यहां पर जाकर एंड हो रही है, तो ये क्या है, वन कंप्लीट वेव है, जिसमें कि आपका एक ऊपर वाला स्थिति क्या हो जाती है, क्रेस्ट की, और नीचे वाली स्थिति क्या हो जाती है, ट्रफ की। ठीक है, इसी को क्रेस्ट को क्या बोल देते हैं, कंप्रेशन बोल देते हैं।
इसी को क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ हाई प्रेशर। ठीक है, ट्रफ हो गया, इसको रेयर फ्रैक्शन बोल देंगे, रेयर फ्रैक्शन या एरिया ऑफ लो प्रेशर। ठीक है, अब दूसरी बात कि अब यहाँ पर बात होती है किसकी, वेवलेंथ की, तरंग दैर्ध्य की बात हो रही है। तो दो कंप्रेशन, आपका कंप्रेशन कहाँ है, ये कंप्रेशन है, ये कंप्रेशन है। ठीक है, तो दो कंप्रेशन के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, दो कंप्रेशन के बीच की दूरी हो गई क्या, वेवलेंथ। ठीक है, तो द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशन, या तो टू कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशन, और रेयर फ्रैक्शन क्या हो गया, एक ये रेयर फ्रैक्शन हो गया और एक ये रेयर फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, तो द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन इज कॉल्ड द डिस्टेंस, या इसको बोल देते हैं वेवलेंथ। ठीक है, या तो कॉन्जिक्यूटिव किस क्या हो जाएगा, कंप्रेशन के बीच का डिस्टेंस, या कॉन्जिक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन के बीच का डिस्टेंस, जिसको वेवलेंथ बोला जाता है। तो वेवलेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, और इसकी एसआई यूनिट हो जाती है मीटर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। कंप्रेशन क्या था, हाई प्रेशर का एरिया, रेयर फ्रैक्शन क्या था, लो प्रेशर का एरिया। अब दो कंप्रेशन, एक ये कंप्रेशन और एक ये कंप्रेशन, इसके बीच की जो दूरी है इसको ही बोल देते हैं लैम्डा। या दो रेयर फ्रैक्शन के बीच की दूरी, अगर यहाँ पर मैं दिखाऊं तो दो रेयर फ्रैक्शन के बीच की दूरी यहाँ से लेके यहाँ वाली, ये हो जाएगी क्या, लैम्डा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति टेल्स अस हाउ फ्रीक्वेंटली एन इवेंट अकर। मतलब अगर मैं वापस से आपको ग्राफ में दिखाऊं तो आपको देख सकते हैं कि ये मेरे पास ग्राफ है जिसमें कि कुछ इस तरीके से मेरा ग्राफ चल रहा है। तो कितनी फ्रीक्वेंटली ये जो ग्राफ है वो बनता जा रहा है। अगर मैं नीचे बात करूं तो ये अगर कुछ इस तरीके से है तो आप बता सकते हैं कि ग्राफ ए में या ग्राफ बी में किसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो ग्राफ ए की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, क्यों, क्योंकि उसमें आपको नंबर ऑफ वेव्स जो है वो ज्यादा देखने को मिल रही हैं। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी टेल्स अस हाउ फ्रीक्वेंटली एन इवेंट अकर। इफ वी कैन काउंट द नंबर ऑफ कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन दैट क्रॉसेस अस पर यूनिट टाइम, वी विल गेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स। अब फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, आवृत्ति क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितनी बार ये आपका ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हुआ है उसको क्या बोलते हैं, आवृत्ति। आवृत्ति हमें बताती है कि कोई घटना कितनी बार घटित हुई है। यदि हम प्रति इकाई समय में हमें पार करने वाली संपीड़न या विरलन की संख्या की गणना कर सकते हैं तो हमें ध्वनि तरंग की आवृत्ति मिल जाएगी। इसे आमतौर पर वी म्यू, इसको म्यू बोलते हैं, म्यू के नाम से जाना जाता है। इसकी एसआई यूनिट हो जाती है हर्ट्ज। अब ये हम समझेंगे अगर आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस आते हैं फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, इन सब को लेकर, वो आगे हम समझेंगे। अभी सिर्फ आप टर्म्स समझते जाइए कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी पूछा जाए तो फ्रीक्वेंसी को आपको सिर्फ इतना समझना है कि इट इज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड। अगर मैं फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर लिखूं तो आवृत्ति क्या है आपकी, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड। ये क्या हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति हो गई। ठीक है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड मतलब एक सेकेंड में कितनी बार आपका ये इस तरीके से ग्राफ बना है, तो ये क्या हो जाती है, फ्रीक्वेंसी हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है आपको, ये ऊपर वाला वेव दिख रहा है और नीचे वाला वेव का एक डायग्राम दिख रहा है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि ऊपर वाले में कुछ वेव्स कम है और नीचे वाले में वेव्स ज्यादा है। तो यहाँ पर ये लिखा गया है कि ऊपर वाली जो साउंड है वो क्या है, लो पिच साउंड है। वो चलिए पिच अभी हम समझते हैं, अभी सिर्फ इतना समझिए फ्रीक्वेंसी क्या है और हमारा वेवलेंथ क्या है। ठीक है, चलिए आगे वो मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट बात आ जाती है टाइम पीरियड। The time taken by two consecutive compression or rare fraction to cross a fixed point is called the time period of the wave। ठीक है, और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में एक रिलेशन होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये शायद यहाँ पे लिखा भी हुआ है, हाँ लिखा है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। ये आपका रिलेशन बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये रिलेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत क्वेश्चंस बन जाते हैं। व्यू आपका ये क्या हो गया, म्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में टी। ठीक है, चलिए, दो लगातार संपीड़न या विरलन द्वारा एक निश्चित बिंदु को पार करने में लगने वाले समय को तरंग की समय विधि कहा जाता है। ठीक है, आवृत्ति और समय विधि इस तरीके से, समयावधि इस तरीके से क्या है आपका संबंधित होते हैं। v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में t। ठीक है, समयावधि। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं पिच।
कि पिच क्या होती है। तो चलिए आइए अब हम समझते हैं कुछ जो पॉइंट्स जो कि आपके एग्जाम में कई क्वेश्चंस मतलब भर भर के क्वेश्चंस आए हैं, और हर सेट में देखने को लगभग एक आध साल में मिल ही जाता है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दो टर्म्स होते हैं, एक तो होता है पिच और दूसरा होता है लाउडनेस, प्रबलता। ठीक है, पिच आपकी और लाउडनेस प्रबलता। पिच में क्या है, पिच आपकी और लाउडनेस आपकी, इसके ऊपर कुछ कुछ चीजें निर्भर होती हैं। जैसे लाउडनेस हो जाती है आपकी एम्पलीट्यूड, तो लाउडनेस निर्भर करती है किस पे, एम्पलीट्यूड पे, और आपका पिच जो है निर्भर करती है आपकी फ्रीक्वेंसी पे। मतलब जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, जैसे पहली वेव को आप देखेंगे यहाँ पर जो डायग्राम बना हुआ है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, पिच सॉरी फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है, मतलब नंबर ऑफ वेव्स क्या बन रही है, कम बन रही है। इसी अपेक्षा सेकंड ग्राफ में क्या है, नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा देखने को मिल रही है कि नहीं। तो आपकी जो पिच होगी वो किस में ज्यादा होगी, पिच आपकी सेकंड वाले ग्राफ में ज्यादा होगी। तो ये वाला ग्राफ जो हो जाएगा ये हाई पिच ग्राफ है, और ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, लो पिच ग्राफ है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि पिच मतलब श्रिलनेस, एक एक वर्ड आता है श्रिलनेस, तीखापन। तो the high pitch sound corresponds to more number of compression and rarefaction passing through a fixed point per unit area। ये तो चलिए अलग बात है, पर पिच क्या है, एक तीखापन है। लड़कियों की साउंड में क्या होती है, एक तीखी आवाज होती है, इसका मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है साउंड की, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू जो मेल की वॉइस होती है वो लाउड होती है। तो उसमें क्या है, जो लाउडनेस होती है, दो टर्म्स होते हैं, एक तो पिच होता है और दूसरा पिच किस पे डिपेंड होती है, आपकी फ्रीक्वेंसी पे, और लाउडनेस किस पे डिपेंडेंट होती है, आपकी एम्पलीट्यूड पे। इसका मतलब अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो लाउडनेस क्या होगी, ज्यादा होगी। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म हो जाता है, ये आगे स्लाइड्स में दिया हुआ है, यहाँ पर समझ लेते हैं कि एम्पलीट्यूड क्या है। अगर मेरे पास एक वेव है, ठीक है, लाउड है, साउंड बहुत तेज, बहुत भारी आवाज है, तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा, ये थोड़ा ऊंचा जाएगा, ठीक है, और इतना ही नीचे जाएगा। अगर कोई साउंड क्या है, थोड़ी सॉफ्ट है, ठीक है, बहुत कोयल जैसी आवाज है, तो क्या होगा, उसका ग्राफ कुछ कैसा जाएगा, उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा। तो आप पहले ब्लैक कलर के ग्राफ में और दूसरे ब्लैक कलर वाले ग्राफ में आप ये समझ सकते हैं कि अगर कोई साउंड लाउड है, कोई साउंड लाउड है, तो उसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया, ज्यादा हो गया। एम्पलीट्यूड मतलब क्या हो गया, ये आपकी हाइट, वो ज्यादा ऊपर तक गया, उसका पीक क्या है, ज्यादा ऊपर तक गया। तो एम्पलीट्यूड क्या बताता है, कितनी दूरी तक कोई भी क्या है, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, और कितनी ऊंचाई पर जाकर वो वापस वहां से नीचे आ रहा है। तो वो क्या बताता है, एम्पलीट्यूड बताता है। इसी अपेक्षा अगर एक सॉफ्ट वॉइस है तो उसका आप देख सकते हैं ये ज्यादा ऊपर तक गया ही नहीं, अगर ज्यादा ऊपर तक जाता तो वो लाउड साउंड हो जाती। सॉफ्ट साउंड में क्या हो जाएगा, हाइट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, ये आई होप ये पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। पिच से संबंधित फ्रीक्वेंसी से क्या है कि जितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस होंगे, जितने ज्यादा ऑसिलेशंस होंगे, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, उतनी ज्यादा ही क्या हो जाएगी, पिच हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है भाई जो मैंने आपको बताया, एम्पलीट्यूड। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम डिस्टर्बेंस इन द मीडियम ऑन ईदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। The loudness or a softness of a sound is determined basically by its amplitude। ये भी मैंने बताया, आयाम क्या चीज, फिर से रिपीट कर लेंगे कि कोई भी साउंड क्या है, अगर लाउड है, भारी साउंड है, तो उसका क्या होगा, यहाँ मान लो ये मेरे पास एक क्या था, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट था, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट था जो कि वाइब्रेट हो सकता है। जैसे ही बोला गया, तेज बोला, भारी बोला, तो उसकी वजह से क्या हुआ, ये जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट था ये ऊंचा उड़ेगा और उड़ के क्या होगा, वापस अपनी मीन पोजीशन पे आना चाहेगा, कुछ इस तरीके से। तो ये क्या है, आपका एम्पलीट्यूड क्या बता रहा है, हाइट बता रहा है, कितनी ऊंचाई पर एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जाकर नीचे अपनी मीन पोजीशन पे वापस आ रहा है, तो वो क्या हो जाता है, आपका एम्पलीट्यूड या आयाम हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो क्वालिटी और टिम्बर ऑफ अ साउंड। अब साउंड की क्वालिटी, साउंड की गुणवत्ता के की बात की जा रही है, तो उसके बारे में समझना है। चलिए आइए समझ लेते हैं।
ध्वनि की गुणवत्ता का या समय वह विशेषता है जो हमें समान पिच या तीव्रता वाली एक ध्वनि से को दूसरी ध्वनि से अलग करने में सक्षम बनाती है। तो क्वालिटी और टिम्बर क्या चीज है, ये क्या करेगी, ये बताएगी कि कोई भी साउंड कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हम। जैसे मेरी साउंड और मेरी मदर की साउंड में क्या है, डिफरेंस है, जबकि मैं भी उतने ही पिच पे बोल रही हूँ, मेरी भी लाउडनेस उतनी है, पर क्या है, डिफरेंस है। तो ये क्या हो जाता है, इसको टिम्बर बोलते हैं, जब साउंड में क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस होता है और उस कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस से कोई भी क्या है, आइडेंटिफाई करता है कि कौन पर्टिकुलर पर्सन बोल रहा है। तो उसको क्या बोल देते हैं, टिम्बर ऑफ अ या क्वालिटी ऑफ अ साउंड बोल देते हैं। द साउंड विच इज मोर प्लेजेंट इज सेड टू बी रिच साउंड। द साउंड ऑफ अ सिंगल frequency is called the tone. The sound which is produced due to mixture of several frequencies is called the note. तो नोट क्या होता है, बहुत सारे क्या है फ्रीक्वेंसीज को मैच करके जब साउंड मिक्स करके जब साउंड प्रोड्यूस होती है तो वो क्या हो जाती है, नोट बन जाती है। ध्वनि की गुणवत्ता या समय, ध्वनि की गुणवत्ता या समय वह विशेषता है जिसे हमें समान पिच और तीव्रता वाली एक ध्वनि को दूसरी ध्वनि से अलग करने में सक्षम बनाती है। जो ध्वनि अधिक सुखद होती है वह समृद्ध गुणवत्ता वाली कही जाती है। एकल आवृत्ति की ध्वनि को स्वर कहा जाता है। वह ध्वनि जो अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न होती है स्वर कहलाती है और सुनने की में सुखद ही होती है। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया नीचे, ये आपका एनसीईआरटी बुक का मैंने डायरेक्ट यहाँ पर इमेज लगा दी है स्क्रीनशॉट लेके। ये स्पीड और आपका डिस्टेंस, देखो ये लैम्डा क्या था, आपका डिस्टेंस था। ठीक है, लैम्डा डिस्टेंस था ना, और लैम्डा फर्स्ट जल्दी से रिवाइज करेंगे, अपने दिमाग में सोचेंगे, मैं तो आपको बता रही हूँ यहाँ पर। ये क्या था, ग्राफ था कुछ इस तरीके से, और लैम्डा क्या था, ये कंप्रेशन, ये कंप्रेशन, ये रेयर फ्रैक्शन, ये रेयर फ्रैक्शन। तो दो कंप्रेशन के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, ये दो कंप्रेशन के बीच की दूरी लैम्डा। फिर दो रेयर फ्रैक्शन के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, दो रेयर फ्रैक्शन के बीच की दूरी हो जाएगी लैम्डा। तो इसका मतलब लैम्डा क्या है, आपकी डिस्टेंस को डिनोट करता है, जो कि दो कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन या दो कॉन्जिक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन के बीच की दूरी है। इसी तरह से जैसे आप डिस्टेंस का फॉर्मूला आप पढ़ते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्पीड, तो स्पीड क्या हो गई, v हो गई, डिस्टेंस क्या है, लैम्डा हो गया, और t क्या हो गया, t हो गया। तो इस हिसाब से आपका v क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, हेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ और इन वन टाइम पीरियड। तो ये क्या हो जाएगा, अब ये यहाँ देख सकते हैं कि v को क्या लिख दिया, अब v क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, म्यू क्या है, इज इक्वल टू 1 अपॉन में टाइम पीरियड। ठीक, तो इसकी जगह पर यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये आपका फॉर्मूला v इज इक्वल टू लैम्डा, आप फ्रीक्वेंसी म्यू आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल में। तो स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच का रिलेशन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मैं इंपॉर्टेंट लगा भी दे रही हूँ जिससे कि आप इसमें भूले ना। ये वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको जरूर से देखेंगे, जरूर से देखेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, ज्यादा ही हो गया गड़बड़। ये फॉर्मूला आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको याद करेंगे। ठीक है, इसका रिलेशन एग्जाम में पूछा जाता है, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, स्पीड ऑफ अ साउंड इन डिफरेंट मीडिया। अब डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स होते हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्पीड ऑफ अ साउंड होती है, और आपके एग्जाम्स में पूछी भी गई है कि कौन से मीडियम में साउंड कितनी अच्छी ट्रैवल करती है। तो दो तीन चीजें हैं इसमें याद रखनी है, कि पहली चीज कि आपको सॉलिड, आपको ठोस पता होगा, आपको लिक्विड और आपका गैस। ठीक है, तो सबसे ज्यादा साउंड जो है वो ट्रैवल करती है किसमें, सॉलिड में, फिर लिक्विड में और फिर गैस में। इसी जगह पे अगर वैक्यूम निर्वात की बात करी जाए तो वैक्यूम में साउंड जो है ट्रैवल नहीं कर पाती है। एनसीईआरटी बुक्स में एक डायग्राम दिया हुआ है बेल का। तो बेल को क्या किया, बेल अगर ये बेल है, बेल को जब क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से अटैच कर देते हैं, तो क्या होता है, ये बेल इस पे हिट करती है और बजने लगती है। पर जैसे ही बेल को एक निर्वात कंडीशन में रख दिया जाता है, वैक्यूम में रख दिया जाता है, आप चाहे कितनी बार भी बेल को रिंग करेंगे आपको साउंड नहीं सुनाई देगी। क्यों, क्योंकि वैक्यूम क्रिएट करके यहाँ से क्या किया, सारे के सारे एयर के मॉलिक्यूल्स को निकाल दिया बाहर। अब इस एयर के मॉलिक्यूल्स को निकालने से क्या हो जाएगा, निकाला बाहर। ठीक है, जब बाहर निकाल दिया तो कोई मॉलिक्यूल्स नहीं रहे, तो वाइब्रेशन कैसे होगा, क्योंकि हमें पता
था कि वाइब्रेशन कैसे होता है, पार्टिकल्स में हो के एक दूसरे के साथ में टकराने से क्या होता है, वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। पर जब पार्टिकल्स ही नहीं रहे, वैक्यूम से सारे सारे एयर पार्टिकल्स को निकाल दिया गया, सारी एयर को निकाल दिया गया, तो अब क्या होगा, वाइब्रेशन ही नहीं होगा। तो वाइब्रेशन नहीं होगा तो कुछ भी सुनाई नहीं देगा। तो कितना भी बेल बजाते रहेंगे, जोर से बजाएंगे, पर बेल की आवाज सुनाई नहीं देगी। इसीलिए ये समझा गया कि स्पीड ऑफ अ साउंड जो होती है, ये साउंड जो है वो कहाँ सुनाई देती है, सबसे तेज स्पीड क्या है साउंड की, सॉलिड में है, फिर लिक्विड में है, फिर गैस में है। और बात करें वैक्यूम की तो वहां पर कोई भी साउंड सुनाई नहीं देती है। आइए देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। द साउंड ऑफ अ थंडर इज हर्ड अ लिटिल लेटर। अच्छा, एक और इसका एप्लीकेशन आपका है कि आपको ने देखा होगा कि बिजली पहले चमक जाती है और आवाज बाद में आती है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि साउंड जो है वो, थंडर स्टॉर्म जब होता है तो वो बाद में ट्रैवल करती हुई आती है, पर लाइट जो है पहले दिखाई दे जाती है। इसका मतलब लाइट की स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है किसकी, साउंड की स्पीड से। ठीक है, तो लाइट की स्पीड क्या है, ज्यादा है किससे, साउंड की स्पीड से। इस बात को भी याद रखेंगे। ठीक है, द स्पीड ऑफ अ साउंड डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम। द स्पीड ऑफ अ साउंड इन अ मीडियम डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। अब जैसे जैसे देखो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है हॉट समर डे और विंटर डे का, कि जो गर्म जब हॉट समर डे होता है, गर्म होता है, सम धूप होती है, तब उस समय क्या होता है, आपका साउंड जो है वो तेज सुनाई देती है। ठीक है, वो क्यों हो जाएगा कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, देखिए यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, द स्पीड ऑफ अ साउंड इन द मीडियम डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम इन एनी मीडियम, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर द स्पीड ऑफ अ साउंड इंक्रीजेज। इसीलिए हॉट समर डे में क्या है, साउंड तेज से सुनाई देती है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, देखो हॉट हॉट समर डे है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी किसकी, मॉलिक्यूल्स की बढ़ेगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इसका मतलब वाइब्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। जब वाइब्रेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, साउंड जो है वो ज्यादा हमको सुनाई देगी। ठीक है, तो ये इसका रीजन होता है। आपको सिर्फ इतना रीजन याद रखना है कि हॉट समर डे है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर के बढ़ने से क्या है, वाइब्रेशन ज्यादा हो रहा है, पार्टिकल ज्यादा वाइब्रेट करेंगे, इसकी वजह से साउंड जो है, स्पीड ऑफ अ साउंड क्या है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कोल्ड विंटर विंटर सीजन। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। अब इसी के साथ साथ एक टर्म आ जाता है डेंसिटी। ठीक है, एक टर्म आ जाता है इंपॉर्टेंट, डेंसिटी। मैं इसको यहाँ पर नोट करके आपको दे दे रही हूँ, जिससे कि आप जब पढ़ेंगे तो आपको ये चीज याद रहेगी। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि जब हॉट समर डे है, जस्ट अ सेकेंड, जब हॉट समर डे है तो क्या हो जाएगा, आपका टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन या कंपन बढ़ेगा। इसकी वजह से क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, सब जुड़े हुए हैं। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमको स्पीड ऑफ अ साउंड बढ़ती हुई दिखाई देती है। ठीक है, अब साथ साथ इसके साथ साथ एक घनत्व का भी इसमें प्रॉपर्टी होती है, डेंसिटी। देखो, स्पीड और डेंसिटी क्या हो जाएगा, या टेम्परेचर और डेंसिटी क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जब टेम्परेचर ज्यादा है, जब टेम्परेचर ज्यादा है, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, डेंसिटी और टेम्परेचर क्या होते हैं, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, जब टेम्परेचर बढ़ा तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो गया, एयर के जो मॉलिक्यूल्स थे, जो एयर के पार्टिकल्स थे, वो दूर दूर चले जाएंगे। तो इसका मतलब डेंसिटी क्या, घनत्व क्या हो जाएगा, उस एरिया का कम हो जाएगा। ठीक है, इस बात को भी याद रखेंगे। तो टेम्परेचर के बढ़ने से क्या हो गया, एयर के मॉलिक्यूल पार्टिकल्स ऊपर हवा में दूर दूर चले गए, इसकी वजह से वहां पर क्या हो गया, घनत्व कम हो गया। ठीक है, इस बात को भी इसमें याद रखेंगे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है इससे रिलेटेड। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम इसको देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं किसकी, अब और क्या लिखा है, द स्पीड ऑफ अ साउंड इन अ मीडियम डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम इन एनी मीडियम, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर द स्पीड ऑफ अ साउंड इंक्रीजेज। द स्पीड ऑफ अ साउंड डिक्रीजेज व्हेन वी गो ऑन फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट, जो कि मैंने भी आपको बताया। ठीक है, चलिए अब ये देख लीजिए, आपको यहाँ पर एक चार्ट दिया है एनसीईआरटी का। अगर एक सिर्फ एक बार निगाह लगा लीजिएगा, देख लीजिएगा कि सबसे ज्यादा स्पीड किसकी देखने को मिल रही है, आपकी सॉलिड में देखने को मिल रही है, जो कि सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम में 640
6420 है, ठीक है। और गैसेस में आप देख सकते हैं सबसे कम है। तो ये आपका एक चार्ट है, एक बार सिर्फ सरसरी निगाह देख लीजिएगा, उसमें याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना दिखाना है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में सबसे ज्यादा सॉलिड में होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड है। अब बात कर लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, कि साउंड की क्या है, एक प्रॉपर्टी होती है रिफ्लेक्शन। जैसे कि आपने देखा है लाइट में क्या है, रिफ्लेक्शन होता है, उस रिफ्लेक्शन की वजह से हमको कोई भी चीज दिखाई देती है। इसी तरह से साउंड भी, ध्वनि में क्या है, एक परावर्तन होता है जिससे कि हमको ध्वनि सुनाई दे रही है, ठीक। तो रिफ्लेक्शन ऑफ अ साउंड का बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस होते हैं, उसको भी हम आगे देखेंगे चलकर। सबसे पहले देख लेते हैं लाइट। Like light, sound gets reflected at the surface of a solid or a liquid and follow the same law of reflection. प्रकाश की तरह ध्वनि भी ठोस या तरल की सतह पर परावर्तित होती है और परावर्तन के समय नियमों का पालन करती है। The direction in which the sound is incident is called and is reflected makes a equal angle. वही बात है, यहाँ से ये गई, ये साउंड वेव गई, यहाँ से हिट करा, इसने इसको हिट किया और वापस बैक आ गई, और ये क्या था, बीच का नॉर्मल था। तो ये क्या था, वही आई हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। तो वही सेम चीजें यहाँ पर दिखी दी गई हैं, सेम उसी तरह का लॉ ये फॉलो करती है। अब इसी रिफ्लेक्शन ऑफ अ साउंड पे क्या होता है, गूंज, इको, इको जो है वो निर्भर करती है। हमने आपने देखा होगा कि खाली कमरे में भी, अगर एकदम खाली कमरा है और उस खाली कमरे में कुछ चिल्लाओ तो आवाज थोड़ी सी वापस आती है, वो एक इको है, इको की साउंड सुनाई देती है। या कहीं दूर, कहीं पहाड़ी एरिया में गए और वहां पर पहाड़ के कोने में खड़े होकर अपना नाम पुकार रहे हैं, थोड़े से कुछ कुछ ही पल के बाद वो नाम आपको वापस सुनाई देता है, तो वो क्या हो जाती है, गूंज हो जाती है। तो कुछ गूंज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। जैसे कि सबसे पहली बात आपको याद रखनी है, to hear a distance echo, the time interval between the original sound and the reflected one must be 0.1 second. तो टाइम इंटरवल का गैप कितना होना चाहिए, जो कि आप जब बोले और आपको सुनाई दिया, तो वो क्या है, 0.1 सेकेंड की इतना गैप होना चाहिए, ठीक है। फॉर हियरिंग डिस्टेंस इको, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्स्टिकल फ्रॉम द सोर्स ऑफ द साउंड मस्ट बी हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस, दैट इज 17.2 मीटर। तो ये इतना डिस्टेंस होना चाहिए, ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इकोस में बी हर्ड मोर देन वंस ड्यू टू सक्सेसिव और मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ठीक। यदि हम किसी उपयुक्त परावर्तक वस्तु जैसे ऊंची इमारत या पहाड़ के पास चिल्लाते हैं, तो ताली बजाते हैं, या हमें थोड़ी देर बाद वह ध्वनि फिर से सुनाई देती है, यह ध्वनि को हम सुनते हैं और प्रतिध्वनि कहते हैं, ठीक है। एक स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच का समय अंतराल कम से कम 0.1 सेकेंड होना चाहिए। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से बाधा की न्यूनतम दूरी इस दूरी की आधी होनी चाहिए, यानी 17.2 मीटर होनी चाहिए। क्रमिक या एकाधिक प्रतिबिंबों के कारण गूंज एक से अधिक बार भी सुनाई दे सकती है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं रिवर्बरेशन। तो ये भी आपका इको ऑफ अ साउंड या रिफ्लेक्शन पे ही इको नहीं, रिफ्लेक्शन पर ही आपका रिवर्बरेशन, प्रतिध्वनि भी डिपेंड होती है। आपने देखा होगा कि जो हॉल्स है, पिक्चर हॉल है या डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ्रेंस हॉल्स होते हैं, उनकी सीलिंग क्या है, कर्व्ड बनाई जाती है, और साथ ही साथ उसमें साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल भी लगाया जाता है उनकी वॉल्स में। अब उसमें ऐसा क्यों होता है, देखो सबसे पहला पॉइंट यहाँ देखेंगे कि साउंड क्रिएटेड इन अ बिग हॉल विल परसिस्ट बाय रिपीटेड रिफ्लेक्शन। देखो अब क्या है, ऐसा कुछ इस तरीके से क्या होती है, वॉल होती है, ऊपर की सीलिंग होती है, तो साउंड यहाँ से प्रोड्यूस हुई, यहाँ पे आई, फिर रिफ्लेक्ट हुई, फिर यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट हुई, फिर यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट हुई, फिर यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट हुई। तो इस तरीके से क्या है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन चलता रहता है, और वो तब तक चलता रहेगा जब तक कि क्या हो जाएगा, वो सोर्स ऑफ अ साउंड क्या है, वो खत्म ना हो। तो इसी सबको रिड्यूस करने के लिए, इसी सबको खत्म करने के लिए क्या करा जाता है कि बहुत देर तक कोई साउंड ना सुनाई दे, रिपीटेड रिफ्लेक्शंस ना हो, इसीलिए क्या होता है, वहां पर रूफ एब्जॉर्बिंग, साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल को यूज किया जाता है। तो ऐसी स्थिति जहां पर एक साउंड यहां से प्रोड्यूस हुई और बार बार उसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है, उस मल्टीपल रिपीटेड रिफ्लेक्शन की वजह से, मल्टीपल रिफ्लेक्शन नहीं, रिपीटेड रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होता है, साउंड जो है वो परसिस्ट, मतलब वो कंटिन्यू सुनाई देती रहती है। तो वो क्या होता है, उसी कंडीशन को बोलते हैं रिवर्बरेशन, जो कि एक डिस्टर्बेंस की तरह क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए ऑडिटोरियम्स में क्या करते हैं, रूफ ऑफ द वॉल ऑफ द ऑडिटोरियम आर जनरली कवर्ड विद साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल लाइक कंप्रेस्ड फाइबरबोर्ड, रफ प्लास्टर
और ड्रापरीज, द सीट मटेरियल्स आर आल्सो सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साउंड एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज। तो रिवर्बरेशन समझ में आ गया होगा, मैं फिर से आपको बोल देती